गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम ना हमने 9 तक कर लिए थे क्वेश्चन। आज मैं आपको 10th ऑनवर्ड करा रहा हूँ इस आरटीपी के। तो बच्चों शुरू करते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ये आपकी स्टडी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहता है एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। तो बच्चों इन्होंने हमें बता रखा है, पहली जो सेल की है 10 दिसंबर को एबीसी कंपनी को, और 31 दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें कहता है नीचे गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। तो बच्चों 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक उसको बताना था। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मानी, अगर बच्चों कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको सेल की तरह ट्रीट करेंगे। अब 12 दिसंबर को जो डीईएफ कंपनी को सेल की है, डिस्पैच की है गुड्स, उन्होंने 16 दिसंबर को रिटर्न कर दी। 15 दिसंबर को बच्चों जीएचआई कंपनी को डिस्पैच किए हैं गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न। अब अगर हम 15 दिसंबर से बच्चों काउंट करें तो 15 दिन हो जाते हैं हमारे 30 दिसंबर को। तो अगर उन्होंने बाकी गुड्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा और 15 दिन पास हो गए तो वो एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद बच्चों 20 दिसंबर को डीएफ कंपनी 16,000 उन्होंने गुड्स को रिटेन कर लिया। 25 दिसंबर को मैसर्स एबीसी कंपनी 11,000 गुड्स रिटेन ऑन, तो ये भी इन्होंने रख ली बच्चों। और लास्ट वालों की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी पीरियड भी पास नहीं हुआ, तो उसको हम इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे। 30 दिसंबर 2019 वाली के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और बच्चों 31 दिसंबर तक 15 दिन भी पास नहीं हुए, तो उस केस में उसको सेल तो माना नहीं जाएगा, ना ही वापसी हुई है, तो उसको किसकी तरह माना जाएगा? इन्वेंट्री विद कस्टमर, जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हो गया। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक, एंड सेकेंड वन इज गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो बच्चों हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं डे बुक बना रहा हूं, सेल्स और रिटर्न डे बुक। डेट, हमें फॉर्मेट इसका लर्न करना है, हमने यही पढ़ रखा है, पार्टी टू हुम गुड्स सेंट एलएफ, अमाउंट, डेट, और उसके बाद बच्चों सोल्ड रिटर्न। सेकेंड वन इज सेल और रिटर्न अकाउंट। तो सबसे पहले बच्चों 2019 दिसंबर 10 किसको सेल किया हमने? मैसर्स एबीसी कंपनी। अमाउंट है बच्चों 10,000। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो 25 दिसंबर को उसको सेल मान लिया गया बच्चों 10,000। अभी हम अकाउंट में सबसे लास्ट में लिखते हैं जो सेल और रिटर्न अकाउंट है। उसके बाद बच्चों दिसंबर 12 मैसर डीईएफ कंपनी, और इन्होंने 16 दिसंबर को रिटर्न कर दी। तो पहले मैसर्स डीईएफ कंपनी 15,000 और दिसंबर 16 को बच्चों इन्होंने रिटर्न कर दी हमें 15,000 की। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 15 दिसंबर को मैसेज जीएचआई कंपनी 12,000 की, उसमें से 2,000 की तो आ गई रिटर्न, रिमेनिंग उनकी क्योंकि पीरियड पास हो रहा है तो वो उनकी सेल मान ली जाएगी कि रिटेन है। दिसंबर 15 मैसेज जीएचआई कंपनी 12,000। दिसंबर 20
2000 की रिटर्न। आप यूं भी लिख सकते हैं दिसंबर 30 उन्होंने 10,000 की जो है वो हमारी, या इसी के सामने ही लिख देंगे क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर दिसंबर मंथ के लिए बन रहा है। इसके बाद बच्चों 25 दिसंबर को मैसर्स एबीसी कंपनी 11,000 और उन्होंने पहले बच्चों 20 दिसंबर, अब बच्चों 20 दिसंबर में है मैसर्स डीईएफ कंपनी 16,000 उन्होंने 24 दिसंबर को रिटेन कर ली। तो हम यहां लिख देंगे दिसंबर 20 मैसर्स डीईएफ 16,000 और उन्होंने 24 को बताया कि उन्होंने रिटेन कर लिए हैं, तो हमारी तरफ से सोल्ड हो गई। उसके बाद बच्चों दिसंबर 25 हमने सेल की मैसर्स एबीसी कंपनी और 28 दिसंबर को इन्होंने रिटेन कर ली 11,000 की। मैसर्स एबीसी कंपनी अमाउंट है 11,000, दिसंबर 28 इन्होंने बच्चों रिटेन कर ली। और इससे नेक्स्ट दिसंबर 30 मैसर्स जीएचआई 13,000। बच्चों इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है 31 दिसंबर तक, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे इनके लिए। तो बस इसके अंदर तो इसका टोटल कर दो बस। बच्चों टोटल है 77,000, सोल्ड गुड्स का टोटल है 47,000 और रिटर्न का 17,000, टोटल 64,000। तो 13,000 की अभी जो लास्ट वाली है वो इन्वेंट्री है। तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं बच्चों बाय सन्ड्रीज, आप साथ में लिख सकते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कि गुड्स भेज रखी हैं अप्रूवल पर। टोटल बच्चों ये 77,000। उसके बाद आप फिर लिखेंगे टू सन्ड्रीज, क्योंकि ये हमारी रफ बुक है, सोल्ड, आप ये भी कह सकते हैं रिटेन्ड। उसके बाद फिर टू सन्ड्रीज जो उन्होंने बच्चों रिटर्न कर दी 17,000। और लास्ट में बच्चों बैलेंस, जिसको आप कह सकते हो इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, बच्चों 13,000, 77,000। तो क्योंकि बच्चों हमारी स्टडी का है, मॉड्यूल का है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लगा क्योंकि फिगर भी वही के वही है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अकाउंट करंट का हमारा क्वेश्चन है। The following are the transactions that took place between G and H during the period from 1st October 2019 to 31st March 2020. तो 2019 अक्टूबर 1st बैलेंस ड्यू टू G बाय H 3,000। उसके बाद बच्चों अक्टूबर 18 गुड्स सोल्ड बाय G टू H 2,500। अब इसके बाद हमें कह रहा है नवंबर 16 गुड्स सोल्ड बाय S टू G इनवॉइस डेटेड नवंबर 26 4,000। अगर हम यहां देखें ना बच्चों, तो हमें कह रहा है ड्राफ्ट एंड अकाउंट करंट अप टू मार्च 31 2020 टू बी रेंडर्ड बाय G टू H। तो G की बुक्स हैं और H के साथ है अकाउंट करंट, तो एक तरह से G की बुक में H का अकाउंट बनना है। तो ये जो लिख रखा है ना गुड्स सोल्ड बाय G टू H, तो बच्चों ये तो हो गई सेल, और गुड्स सोल्ड बाय H टू G, तो G के लिए हो गई परचेसिस। इसी तरह से गुड्स सोल्ड बाय S टू G अगेन परचेसिस। चार्जिंग इंटरेस्ट है 10% per annum, interest is to be calculated to nearest rupee 1 year equal to 365 days। इसका क्या रेलेवेंस है बच्चों, 2020 मार्च में 29 डेज होते हैं, लेकिन जब वो लिख देता है ना 1 year equal to 365 डेज, तो उस केस में फरवरी आने के बाद भी हमें उसे 28 डेज ही लिखना है। अभी देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जनवरी 3rd प्रोमिसरी नोट गिवन बाय G टू H एट 3 months, तो हमें इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी होगी। कैश पेड बाय G टू H, गुड्स सोल्ड बाय G टू H, और 28
मार्च 28 में गुड्स सोल्ड बाय एस टू जी मतलब परचेसेस, इनवॉइस डेटेड 8 अप्रैल। बच्चों हिसाब हो रहा है मार्च 31 का, तो अगर ये अप्रैल 8 है तो ये रेड इंक प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, टू बी रेंडर्ड बाय G2S। तो एक बार बच्चों बनाते हैं अकाउंट करंट। तो बच्चों आरटीपी में इन्होंने जो सोल्यूशन कर रखा है ना उसमें माइनस यूज कर रखा है ब्रैकेट, तो हम भी वैसे ही करेंगे और मैं आपको रेड इंक जो प्रोडक्ट वाला हमने किया था वैसे भी सीखेंगे ताकि हमें दोनों आ जाएं। इन द बुक्स ऑफ जी, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों एच इन अकाउंट करंट विद जी। हम लिखते हैं इंटरेस्ट टू 31 मार्च 2020 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब बच्चों आपने ना कॉलम बनाने हैं, हमने लर्न किए थे इसके कॉलम। 6 कॉलम डेबिट में होते हैं, 6 क्रेडिट में, जिसमें से 3 ही मेन कॉलम होते हैं। 3 का काम सिर्फ इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता है। तो हम एक बार कॉलम बोलते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और बच्चों प्रोडक्ट। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बच्चों इन्होंने बता रखा है बैलेंस ड्यू टू जी बाय एच। तो कितना बैलेंस ड्यू है जी का? 3000 हमने लिख दिया। 2019 अक्टूबर 1 टू बैलेंस बीडी 3000। बच्चों जिन कॉलम में मैंने अभी लिखा है ना यही मेन कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये जो ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट है इनको हम सबसे लास्ट में करते हैं इसमें सोल्ड, और ये रफ कॉलम है, ये हमें इंटरेस्ट कंप्यूट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद बच्चों इन्होंने दिया है गुड्स सोल्ड बाय G2H 2500 टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद इन्होंने बच्चों नवंबर 16 को गुड्स सोल्ड बाय एस टू जी, तो हमने परचेज किए हैं तो लिख दिया यहां पर नवंबर 16 बाय परचेसिस अकाउंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है दिसंबर 7 गुड्स सोल्ड बाय G2H, गुड्स सोल्ड बाय एस टू जी, तो अगेन परचेसिस बच्चों बाय परचेसिस अकाउंट 3500। इससे नेक्स्ट है बच्चों प्रोमिसरी नोट गिवन बाय जी टू एच। अगर बच्चों जी के लिए प्रोमिसरी नोट है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्रोमिसरी नोट गिवन बाय जी टू एच एट 3 months, तो हमने अगर प्रोमिसरी नोट दिया है तो मतलब एच रिसीवर है, तो हम उसके डेबिट में लिखेंगे। जब कभी भी हम बिल एक्सेप्ट करते हैं ना बच्चों, तो जो पर्सन का बिल हमने एक्सेप्ट किया है तो वो सामने वाला पर्सन रिसीवर होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में इस बीपी के अगेंस्ट पेमेंट करनी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कैश पेड बाय G2H। तो फरवरी 4 कैश पेड बाय G2H, तो जी ने बच्चों कैश पे किया है, तो अगेन एच रिसीवर है, तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। इसके बाद है बच्चों गुड्स सोल्ड बाय G2H, तो रिसीवर है एच, टू सेल्स अकाउंट। और इसके बाद बच्चों गुड्स सोल्ड बाय एच टू जी, अगर गुड्स एच ने जी को बेची है जैसे ऊपर लिखा है परचेसिस, तो हमने यहां लिख दिया मार्च 28 बाय परचेसिस अकाउंट। ये बच्चों परचेज किए हैं 2700। अब हमारा काम पता क्या है बच्चों,
ड्यू डेट लिखना, आप इवन ओपनिंग बैलेंस वाले में एज इट इज लिख दो, लेकिन इसमें ये डेज भी काउंट होगा अक्टूबर 1। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे किन के केस में इनवॉइस डेट या बीपी है, अदरवाइज बाकियों में जो सामने डेट है वही लिख देंगे, जैसे अक्टूबर 18 एज इट इज। लेकिन जो हमने परचेज किए हैं ना दोनों बार, तो इनवॉइस की डेट दे रखी है नवंबर 26, दिसंबर 17, नवंबर 26, दिसंबर 17। इसके बाद बच्चों जो ये बिल एक्सेप्ट किया है ना वो 3 मंथ्स का है, जनवरी 3 से 3 महीने, तो आप कहोगे अप्रैल 3, जनवरी के बाद बच्चों फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के, तो अप्रैल 6। तो ये बच्चों हम अप्रैल 6 लिख देंगे। इसके बाद जो पेमेंट की है उनके सामने कोई डेट नहीं है, तो एज इट इज फरवरी 4, सेल की है मार्च 21, एज इट इज वही की वही डेट लिखनी होती है, और जो परचेज की है उसके ऊपर इनवॉइस डेट है बच्चों अप्रैल 8। ये हमने सारी पहले तो ड्यू डेट लिख दी। अब एक बार डेज काउंट करते हैं बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो अक्टूबर 1 से मार्च 31, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो अक्टूबर 1 का दिन भी इंक्लूड होगा, तो करते हैं बच्चों हम यहीं पर रफली कर रहा हूं बच्चों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारे डेज हैं 31, क्योंकि उस दिन को भी इंक्लूड करना है, 30, 31, 31, 28, 31, तो बच्चों इसका टोटल आ रहा है 182 डेज, तो ये हमने यहाँ लिख दिए। अब नेक्स्ट टाइम अक्टूबर 18 है और उस दिन को भी नहीं लेना, तो यहाँ पर 13 डेज हो जाएंगे, और अब मैं अगर टोटल कर रहा हूँ तो ये बन रहा है 164। लेकिन जैसे बच्चों यहाँ अप्रैल 6 है, तो हमने पता क्या सीखा था, बाय रेड इंक प्रोडक्ट कॉन्ट्रा, तो हम वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर जो जनवरी 3 वाली आपकी ट्रांजैक्शन है ना, ये वाली, इसके अगेंस्ट लिखना है आपने, अप्रैल 6 ड्यू डेट है, तो हम यहाँ मार्च एंड में लिख देंगे बाय रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। यहाँ पर ड्यू डेट थी बच्चों अप्रैल 6, ठीक है, तो 6 डेज बनते हैं, और 5000 अमाउंट है, तो ये हमारा 30,000 हो जाएगा। अमाउंट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम सिर्फ इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उसकी डेज आगे चले गए। फरवरी 4 है बच्चों, फरवरी में इस 4 को छोड़ दो, 28 में से 4 गए तो आप कहोगे सर 24 डेज, और मार्च के 31 तो 55 डेज। सिमिलरली मार्च 21 है, तो अगर 31 में से 21 लेस कर दूं तो 10 डेज। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर नवंबर 26, तो मैं कहूँगा नवंबर के 4 डेज। उसके बाद बच्चों ये कर लेते हैं टोटल एक बार, 4, 1, 5, 1, 6, 8, 14, 15, और उसके बाद बच्चों 1, 3, 4, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 125 डेज, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों। दिसंबर 17 है, तो आप कहोगे दिसंबर 31 में से 17 लेस अगर कर दें तो दिसंबर के कितने दिन बच जाएंगे बच्चों, 14, जनवरी के 31, फरवरी 28, मार्च 31, तो बच्चों टोटल करते हैं हम लोग 1, 3, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, 104, और इसके बाद बच्चों अप्रैल 8, आप कहोगे सर ये तो 8 दिन आगे हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च 31 टू रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। आप चाहें तो रिवर्स साइड में लिखने की जगह वहां ब्रैकेट यूज कर सकते हैं माइनस के लिए, तो बाय रेड इंक प्रोडक्ट, तो यहां पर बच्चों टू रेड इंक प्रोडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। यहां पर अप्रैल 8 डेज बनते हैं बच्चों, और यहां 2700 इंटू 8, ये बच्चों 21,600। बस बच्चों हो गया हमारा सारा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो ये हमने किया 5,46,000, 164 इंटू 2500 4,10,000। यहाँ पर बच्चों 55,000, 43,000। सेम यहाँ पर अगर 125 इंटू 4,000 कर रहे हैं तो 5 लाख, ये 3,64,000 और ये हमने कर रखा है। अब हमारा काम है बच्चों दोनों साइड का टोटल करना और ये देखना कि कौन सा ज़्यादा है। 546, 410, 55,000, 43,000, 21,600। बच्चों यही ज़्यादा है। तो हमारा बच्चों टोटल आ रहा है ये 10,75,000, 10,75,600। तो बच्चों ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा बैलेंस आ गया मार्च 31 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों इसमें से हमने लेस किया 8,94,000। तो इसमें से जब 8,94,000 लेस कर रहे हैं तो बच रहा है 1,81,600। अब बच्चों इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। तो हमने किया 10% से इंटरेस्ट 1,81,600, 10% 1/365। तो बच्चों हमने किया, ये आ रहा है 49.75। तो बच्चों 50 अप्रोक्स कर देंगे। ये यहां हमने लिख दिया मार्च 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये मेन कॉलम में आएगा जो आपको चार्ज करना है बच्चों 50। अब एक बार देख लेते हैं कि कितना बैलेंस अभी भी जी ने एच से लेना है। तो बच्चों इसका टोटल आ रहा है 15,850 और इसमें से हम लेस कर रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल। ये बच्चों टोटल है हमारा 10,200। तो इसमें से लेस हुआ तो बैलेंस रह गया 5,650। बस बच्चों ये अकाउंट करंट का क्वेश्चन है। अगर मैं चाहूं तो ये 30,000 इधर ना लिखकर यहां माइनस का लिख सकता हूं 30,000। सिमिलरली यहां पर जो मैंने 21,600 लिखे हैं इसकी बजाय यहां पर माइनस में लिख सकता हूं ये मैं, लेकिन हमने जैसे किया था सीखा था वैसे ही करवाया है मैंने। अब इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इकट्ठा है। वैसे तो वो एडजस्टमेंट का है, उसने साथ में जर्नल पूछी है, तो हम दोनों चीजें इफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ टी एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये बच्चों ट्रायल बैलेंस दे रखा है। इन्होंने ना फिक्स एसेट के साथ ओपनिंग के साथ जो एडिशन हुआ है वो 1 अक्टूबर का बता रखा है। तो अगर हमें डेप्रिसिएशन लगाना हुआ तो याद रखना बच्चों 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं और इन्होंने ईयर में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, यहाँ 20 आएगा क्योंकि 31 मार्च 2020 का होगा ना ट्रायल बैलेंस। इन्होंने बच्चों जो रेंट है वो 17 मंथ्स का दे रखा है। तो अगर रेंट 17 मंथ्स का है अप टू 31 अगस्त, या बच्चों हमारा यूं भी कर सकते हैं हम लोग कि ये जो 1 अक्टूबर को है ना ये 18 मान लो, तभी ये बनेगा, क्योंकि दोनों में से एक ना एक डेट तो गलत हो गई ना। तो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस बेसिस पर सोल्व कर देंगे। तो इन्होंने ये जो बच्चों रेंट 17 मंथ्स का अप टू 31 अगस्त 2019 रिसीव्ड किया है। तो हमें पता है 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो आगे के 5 मंथ्स का क्या हो गया प्रीपेड, हमें ट्रीटमेंट करना आता है। इन्वेस्टमेंट बच्चों 12% 1 अगस्त 2018। तो अभी देखेंगे कि अक्रूड इंटरेस्ट कितना बनता है इस पे। बैंक बैलेंस गिवन है आगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 1 लाख। ये बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अब बच्चों वो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ गया, लेकिन ध्यान रखना इसने इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो उसका प्रॉपर यूज होगा। तो खाली हम इसके ऊपर देखकर सीधा डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है, तो कुछ तो लगा ही हुआ है। स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग। तो जब
जांच की ना बुक्स की, तो इनको ये कुछ मामले पता लगे। ₹20,000 ड्रॉन फ्रॉम बैंक was debited to drawings account, but out of this amount withdrawn 12,000 was used in the business for day to day expense। बैंक में से बच्चों 20,000 रुपए निकाले थे, मतलब ओनर ने, इन्होंने उसको किसकी तरह डेबिट कर दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट की तरह। लेकिन बाद में पता लगा कि इसमें से 12,000 का अमाउंट तो बिजनेस के खर्चों के लिए यूज किया था, तो वो ड्राइंग थोड़ा थी, वो तो बिजनेस के एक्सपेंस थे। आपने एंट्री कर रखी है ड्राइंग्स टू बैंक। मैं कहूंगा 8,000 जो वो पर्सनली लेके गया है उसके लिए एंट्री ठीक है, लेकिन जो 12,000 बिजनेस के खर्चे अमाउंट विड्रॉन करके किए हैं उसके लिए एंट्री होनी चाहिए थी एक्सपेंसेस टू बैंक, और हमने कर रखी है बच्चों ड्राइंग्स टू बैंक। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। सिमिलरली बच्चों कहता है परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 16,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019 बट द गुड्स वर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। मतलब आपने गुड्स खरीदी, स्टॉक में इंक्लूड कर रखी है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी। तो जब गुड्स खरीदते हैं ना बच्चों, तो परचेसिस डेबिट होता है, और जिससे खरीदी है वो पर्सन गिवर, उसको क्रेडिट करते हैं। मैं इसको कैश क्यों नहीं मान रहा बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन होती तो फिर कैश का इनका बैलेंस कहाँ मैच करता, कि आपने किसी को पेमेंट कर रखी है कैश में दिखा नहीं रखा। क्रेडिट में ही ऐसे एरर ऑफ ओमिशन होते हैं, तो यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन है कि हम एंट्री लिखना ही भूल गए हैं, तो हम कहेंगे अब लिख दो वो एंट्री। इसके बाद बच्चों कहता है परचेज रिटर्न ऑफ 1,000 वाज रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न जर्नल and the amount was correctly posted to party's account on the correct side। बच्चों आपने परचेज रिटर्न की जगह सेल रिटर्न बुक में लिख दिया, लेकिन पार्टी के अकाउंट में सही पोस्ट कर दिया, तो पार्टी का अकाउंट तो सही है। अब मैं कहूंगा परचेज रिटर्न लिखा नहीं, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो अब करेंगे क्रेडिट, और सेल रिटर्न को बिना वजह डेबिट कर रखा है तो उसको भी बच्चों क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अगर ये ना लिखता ना द अमाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड टू पार्टीज अकाउंट, तो फिर उस केस में हम उस पर्सन को जिससे हमने गुड्स वापसी की हैं, जिससे पहले खरीदी थी फिर वापसी की है, उस पार्टी के अकाउंट को हम लोग डेबिट करते। लेकिन अब पार्टी के अकाउंट में तो सही लिख रखा है, तो आपको किसको लिखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। और अगर आप देखेंगे ना बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो सस्पेंस अकाउंट 2,000 से दे भी रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो ओवर हो जाएगा इस एंट्री से। 1,000 से परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और 1,000 से सेल्स रिटर्न। Expenses include 6,000 in respect of period after 31st March 2019। अगर बच्चों आप मुझे कहते हैं कि खर्चों में 6,000 रुपए के खर्चे ऐसे हैं जो 31 मार्च के बाद के हैं, तो मैं कहूंगा वो तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, और प्रीपेड एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री होती है बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो वो कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट टू 4। आपको ये नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक डेप्रिसिएशन उसकी भी जर्नल करनी है, नहीं, इन चारों की जर्नल करनी है। एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो बच्चों हम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ करना चाहेंगे जर्नल। तो बच्चों हम जर्नल करते हैं यहाँ पर इन सारों की ट्रांजेक्शन की। तो बच्चों सबसे पहली जो हमारी एडजस्टमेंट है, जो उसने बैंक से विड्रॉ किए हैं उसको उसने ड्राइंग लिख दिया है, जबकि 12,000 बिजनेस के खर्चों के लिए यूज हुए हैं, तो हम कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। अभी जब बच्चों आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना रहे होंगे ना, तो इनके इफेक्ट भी करेंगे। अभी तो हमसे एंट्री करने के लिए कहा है, हमने लिख दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड wrongly debited to drawings account। ये खर्चे किए हैं। अब सेकंड वन, जो गुड्स बच्चों 16,000 की परचेज की है रिकॉर्ड नहीं की, तो अब कर देंगे। तो यहाँ पर आपको उस पर्सन का नाम लिखने की जरूरत इसलिए नहीं रहती क्योंकि अब आपने जिसके भी पैसे देने हैं ना वो सब सन्डी क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है, तो हमें उन्हें क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है।
जो आपने परचेज की एंट्री नहीं की, ऊपर बच्चों 12,000 था। तो हम यहां लिख देंगे गुड्स परचेज्ड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, कि हम भूल गए थे लिखना। इसके बाद बच्चों थर्ड वन, परचेज रिटर्न 1000 रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न जर्नल। तो हम कहेंगे कि पार्टी का नेम सही लिख दिया है, तो बस हुआ क्या है, परचेज रिटर्न बुक में लिखा नहीं, मतलब वो क्रेडिट होती है उसमें ये 1000 रुपये क्रेडिट किए नहीं है। और सेल रिटर्न बुक में मतलब वो डेबिट होती है, उसको बिना वजह 1000 रुपये से डेबिट कर रखा है। तो ये बच्चों 2000, 1000, 1000 हम यहां लिख देंगे बच्चों कि हमने ना परचेसेस रिटर्न wrongly recorded, purchases return entry wrongly recorded in sales return book। और अब इसके बाद बच्चों देखो क्या कहता है, एक्सपेंसेस इंक्लूड 6000 इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड आफ्टर 31 मार्च। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, तो हम लिख देंगे बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट 6000। ये बच्चों 6000, हम यहां लिखेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च के बाद के पीरियड से रिलेटेड हैं हमारे। अब बच्चों हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहां तक बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा और इससे आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। हम बच्चों सबसे पहले एडजस्टमेंट ही सोल्व कर देते हैं, फिर इजी वन हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे स्टॉक बता रहा है 1 लाख का है और हमने पढ़ लिया आगे वाली किसी भी ट्रांजैक्शन में स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों हमारा दो जगह आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में एडजस्टमेंट में दे रखा हो और बैलेंस शीट की एसेट साइड में, तो दोनों जगह हमने लिख दिया। सेकेंड वन बच्चों इन्होंने हमें बोला है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फिक्स एसेट पे। एक बार आप ध्यान देना बच्चों, ये फिक्स एसेट है हमारी, 1,40,000 का अगर 10% करूं तो इस पे तो 14,000 लगा ही हुआ है। अब डेप्रिसिएशन इसका मतलब किसके ऊपर प्रोवाइड करना है, जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। तो बच्चों अगर लैंग्वेज पढ़ो तो लिख भी ऐसे ही रहा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। जो इस बार खरीदी है उस पे तो पहले से लगा हुआ है, तो हमने इस बार जो परचेज किया उसके ऊपर तो 6 मंथ्स का लगेगा क्योंकि यहां पर एनम है साथ में। तो आप अगर 1 अक्टूबर से बच्चों 31 मार्च तक काउंट करेंगे, ये 18 कर लेना आप। बहुत रेयर मिस्टेक होती हैं बच्चों। तो अगर हम 2 लाख के अंदर देखें बच्चों, 2 लाख पे देखें 10% से 6 मंथ्स का, तो ये बच्चों हमारा आ रहा है 10,000। बस अब ये जो 10,000 डेप्रीशिएशन है, ये एक तो आपने इस डेप्रीशिएशन में ऐड करके P&L अकाउंट में लिखना है और दूसरे नंबर पे इस 10,000 को फिक्स एसेट में से लेस करना है। तो हमने किया,
जब आप एडजस्टमेंट करते हैं ना तो उनके जो दो इफेक्ट है ना बच्चों साथ के साथ करने हैं आपको। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट, बच्चों पहले से 14,000 है, आप इसमें ऐड करो डेप्रीशिएशन ऑन न्यूली परचेज्ड एसेट। जो न्यूली परचेज्ड एसेट है ना उसके ऊपर हमने अभी कैलकुलेट किया है 10,000 रुपीज बन रहा है। ये 10,000 क्योंकि लेस नहीं हुआ तो फिक्स एसेट जो टोटल है ना आपकी, फिक्स एसेट जो बच्चों हमारी टोटल है ना 2 लाख प्लस 140, 3,40,000, उसमें से हम ये 10,000 लेस कर देंगे। इससे नेक्स्ट है बच्चों ये एडजस्टमेंट। तो इसमें पहली एडजस्टमेंट क्या है, हमने अभी एंट्री की थी एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि उन्होंने उसको ड्रॉइंग लिख रखा है। तो बच्चों एक्सपेंस का मतलब उसमें ऐड करना है हमें खर्चे में। बच्चों जो हमारी अब पहली एडजस्टमेंट है 12,000 से हमने क्या एंट्री पास किया, हम कहेंगे हमने एंट्री पास की है एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। तो एक्सपेंसिस को बढ़ाना है 12,000 रुपए से और ड्रॉइंग को कम करना है। एक एक्सपेंसिस से रिलेटेड और एडजस्टमेंट है तो बच्चों एक साथ ही कर देंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहां हमने लिखा टू एक्सपेंसिस। आप देखो बच्चों ट्रायल बैलेंस में हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50,000, इसमें मैंने ऐड कर दिया ड्राइंग्स, क्योंकि ये अमाउंट गलती से ड्राइंग्स में लिख दिया था लेकिन बिजनेस के डे टू डे रिलेटेड एक्सपेंस थे। और आपको पता है जो ड्राइंग है वो कैपिटल में से लेस होती है, आपने उसको ड्राइंग में लिख रखा है तो जब ड्राइंग आप लेस करोगे तो उसमें से ये 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ड्राइंग कितनी दे रखी है हमारे को बच्चों 70,000, तो इस 70,000 में से हम 12,000 लेस कर देंगे। इसके अलावा जो प्रीपेड एक्सपेंस है दो जगह लिखे जाते हैं, एक तो एक्सपेंसेस में से लेस करते हैं और दूसरी बार एसेट साइड में, तो हमने बच्चों कर दिया। इसके बाद दो ही एडजस्टमेंट रह गई हैं और जो उसके अंदर है एक दो चीजें वो तो बिल्कुल आसान सी हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 तो बच्चों 56,000। थर्ड एडजस्टमेंट है बच्चों हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो सस्पेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है वो तो समझो ओवर हो गया, टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो बच्चों परचेस और सेल रिटर्न जो है हमारे उनको करो एडजस्ट। देखो बच्चों सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी, किसने परचेस की है 16,000 की, रिकॉर्ड नहीं कर रखी, तो आप कहोगे सर इसको परचेस में ऐड करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन जो परचेस रिटर्न की है तो बच्चों अभी वो भी एडजस्ट होनी है। तो परचेसेस कितने की हमारे को दे रखी हैं ऑलरेडी, ये बच्चों परचेसेस हमें दे रखी हैं 16 लाख की। तो आपने जो परचेस रिकॉर्ड नहीं कर रखी ऐड करो, किस नाम से, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने ये खरीदी थी लिखना भूल गए थे 16,000। और दूसरी बार बच्चों क्रेडिटर्स में ऐड करो, क्रेडिटर्स हमें कितने के दे रखे हैं आप देखो, क्रेडिटर्स बच्चों हमें दे रखे हैं 220 के, तो इस 2,20,000 में ऐड कर दो 16,000 जो आपने परचेज कर रखी है। और बच्चों परचेज और सेल रिटर्न को जो एडजस्ट करना है, परचेज रिटर्न क्रेडिट करने का मतलब वो होता भी क्रेडिट बैलेंस है तो उसको बढ़ा रहे हो, और सेल रिटर्न को क्रेडिट करने का मतलब आप उसको कम कर रहे हो, तो दोनों में 1,000 एडजस्ट करो। तो हमने किया लेस परचेसेस रिटर्न 16,16,000 है ना, परचेसेस रिटर्न 69 बच्चों पहले दे रखा है, 1,000 और ऐड हो गया तो आप उसमें ऐड करके लिखेंगे 70,000। और इधर से बच्चों जो सेल रिटर्न है उसमें से 1,000 लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न हमारी 99,000 दे रखी है, उसमें से अगर मैं 1,000 लेस कर रहा हूं तो 98,000। बच्चों सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब तो सिर्फ आपको इसके अंदर से फिगर लिखते जाना है कि कौन सा कहाँ आएगा। जैसे कैपिटल 6 लाख में से कोई पूछे कहाँ आएगी, मैं कहूंगा कैपिटल बैलेंस शीट में।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ड्रॉइंग्स हम लिख चुके, फिक्स एसेट लिख चुके, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ये भी हमने बच्चों सॉल्व कर लेते हैं 15,46,000। इसके बाद बच्चों परचेज रिटर्न हो गया, सेल 22 लाख, 21,02,000। इसके बाद बच्चों सेल रिटर्न हो गया, डेटर 2,50,000, क्रेडिटर हम लिख चुके। अब इसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, जो बैंक में आपने एफडी करा रखी है आपके लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये बच्चों 2 लाख। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है ना वो हमें 20,000 क्रेडिट में दे रखा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दे रखा है तो वो आपके लिए इनकम है, तो हम लिख देंगे बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि जो चीज आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगी ना उसका एक ही इफेक्ट होगा, कैश 8,000, तो हम लिख देते हैं बच्चों कैश 8,000। बच्चों इन्होंने ना कैश का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बच्चों, कैश का ना नेगेटिव बैलेंस कभी होता नहीं है, तो आप इसको बैंक की तरह ट्रीट करो। ये जो कैश है ना, कैश की जगह आप बैंक लिखो। आप कहेंगे सर बैंक बैलेंस एक तो ये है ही सही, ये बच्चों अलग लिख लेंगे, जैसे दो बैंक में भी तो अकाउंट होता है, लेकिन मैं कैश का नेगेटिव बैलेंस लिख ही नहीं सकता। आप कैश माइनस में दिखा दो 8,000 कैसे आएगा? तो बच्चों इन्होंने कैश का 8,000 क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, और कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, तो मतलब ये बैंक है, तो हम यहां लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है बच्चों 8,000। आप चाहें तो बैंक बैलेंस में से घटा सकते हैं, लेकिन वो यूं मान लिया जाता है दो अलग अलग बैंक में अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट तो बच्चों हट गया उस एंट्री के थ्रू। डेप्रीशिएशन हो गया। रेंट, अब ये ध्यान देना 17,000 है, जिसमें से आप देखेंगे तो 5 महीने का बच्चों हमारा प्रीपेड है, तो प्रीपेड रेंट में से लेस कर देंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। तो हमने किया प्रीपेड रेंट 5,000 और रेंट में से बच्चों डिडक्ट कर दिया प्रीपेड रेंट 17,000 माइनस 5,000। इसके बाद बच्चों जो इन्वेस्टमेंट है ना 12% वाली, 1 अगस्त 2018 250 की, तो अगर मैं यहां से टाइम पीरियड गिनूं ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने बनते हैं 31 मार्च तक। इसका ना इंटरेस्ट नहीं दे रखा। रेट आगे देने की वजह यही है कि बच्चा अपने आप इंटरेस्ट कंप्यूट करे, और वो अक्रूड इंटरेस्ट है। तो बच्चों 8 टाइम्स ऑफ 2500 इंटू 8 20,000, ये बच्चों अक्रूड इंटरेस्ट है। मेरे से कोई पूछे कि अक्रूड इंटरेस्ट का क्या करेंगे, मैं कहूंगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट पे ही इंटरेस्ट दे रखा है, नहीं दे रखा तो अदरवाइज उसमें ऐड होता और एसेट साइड में दिखाते अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करके भी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये बच्चों हमने यहां लिख दी इन्वेस्टमेंट 12% वाली है, और ये अक्रूड इंटरेस्ट जिसकी हमने अभी एडजस्टमेंट की है। इसके अलावा बच्चों हमें बैंक बैलेंस दे रखा है 1,69,000। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट क्लोज करो, ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि उसके ग्रोस प्रॉफिट से P&L अकाउंट क्लोज हो सके। तो बच्चों इसका क्रेडिट का टोटल 22,02,000, उसमें से डेबिट का टोटल 16,06,000 हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 5,96,000 टू ग्रोस प्रॉफिट CD। ये बच्चों ब्रॉड फॉरवर्ड।
अब हमारा काम है नेट प्रॉफिट कंप्यूट करना। तो क्रेडिट का टोटल बच्चों 6,36,000, इसमें से डेबिट का टोटल लेस कर दिया 92,000, तो ये हमारा बच्चों नेट प्रॉफिट आ रहा है 5,44,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 5,44,000 है इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, $10,86,000। अब बच्चों इसका टोटल कर दो आप, तो ये टोटल आ रहा है हमारा 13,30,000। डन बच्चों ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखो बच्चों, गुडविल की कैलकुलेशन का है। जे एंड के आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल आर जे 3 लाख, के 2 लाख। During the year ended 31st March 2019, the firm earned a profit 150. Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of goodwill of the firm by capitalization method, by super profit method if the goodwill is valued at 2-year purchase of super profit. सबसे पहले आप बच्चे क्वेश्चन में ये देखो कि हमारे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखी है, इन्होंने हमें प्रॉफिट बता रखा है 150। अगर आप मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड से कहेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई भी यूज कर सकता हूं, सुपर प्रॉफिट भी, एवरेज प्रॉफिट भी। दूसरा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 2-year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन 13। सबसे पहले आप लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड कि कितने रुपीस आपके बिजनेस में कैपिटल के तौर पर लगे हुए हैं। हमने कहा 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस से है कितना, 20%। और बच्चों इनका प्रॉफिट कितना है एक्चुअल में, 1,50,000। अब पार्ट फर्स्ट कर रहा हूं बच्चों बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसमें आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो इन्होंने ना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रखा है, मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। बच्चों 5 लाख का 20% करेंगे ना तो ये 1 लाख रुपए होता है, और एक्चुअल प्रॉफिट आपका 150 है, तो सुपर प्रॉफिट हो गया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों 150 में से 1 लाख लेस कर दिए हमने, 50,000 आ गया। अब आप कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लगाओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों 50,000 सुपर प्रॉफिट है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना वो हमारी 20% है, तो 2,50,000। दूसरे नंबर पे उसने कहा है सुपर प्रॉफिट मेथड, कितने ईयर परचेज के अकॉर्डिंग, 2-year परचेज। तो उसका फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो आप निकाल चुके हो। तो हमने यहां लिखा गुडविल सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, 50,000 इंटू 2 years, तो बच्चों 1 लाख। अब देखो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, क्योंकि इसने हर किसी के ऊपर हेडिंग दे रखा है, पढ़ते ही पहले ही पता है किस टॉपिक का कर रहे हैं। ऑन 31st March 2020 बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज। एक बार बच्चों इनकी कैपिटल देखो 20 30 20, तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 2:3:2। अब हमें कहता है ऑन 1st April 2020 P डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म।
remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue the asset and liability on that date on the following basis. तो एक बार बच्चों पढ़ते हैं क्या क्या हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग को हमें अप्रिशिएट करना है, तो मैं कहूंगा ये तो प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट करना है, मैं कहूंगा ये तो लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी वैल्यूड एट 10,000, बच्चों ये 12,000 है, आप इसको 10,000 वैल्यू कर रहे हो तो 2,000 से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई, लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 2,000 बी रिटर्न बैक, आपको बच्चों क्रेडिटर को 2,000 से कम करना है, हमारे लिए प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको बनाना है 5%, डेटर कम हो रहे हैं बच्चों रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स सरेंडर कैश ऑब्टेन 7550, आप देखो क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में जेएलपी दे रखी है, नहीं दे रखी, इसका मतलब आप जो प्रीमियम पे करते हो उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हो, तो जेएलपी की जो सरेंडर वैल्यू है ना वो हमारे लिए बच्चों इनकम हो जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऐसे एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको प्रॉफिट मानकर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखो। इन्होंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है, मैं इसको अल्टरनेट करके भी दिखा दूंगा। इसके बाद बच्चों कहता है गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट 14,000, पी शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ क्यू एंड आर हु वुड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो बच्चों न्यू रेशो 1:1 दी है, ओल्ड रेशो आपके पास 2:3:2 है। तो आप इसकी हेल्प से सबसे पहले जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके गेन कंप्यूट कर लेंगे और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे गेनिंग रेशो में। एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, फर्म की टोटल कैपिटल वही रहेगी जो रिटायरमेंट से पहले थी, मतलब 70,000, और वो कह रहा है इंडिविजुअल कैपिटल इज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:1, तो इसका मतलब 70,000 टोटल कैपिटल रहेगी और इनकी 35 अमाउंट ड्यू टू मिस्टर पी इज टू बी सेटल ऑन फॉलोइंग बेसिस, 50% रिटायरमेंट पे और बैलेंस 50% एक साल बाद। तो हमें अभी पता है क्या करना होगा बच्चों, 50% तो उसको पे कर देंगे और बाकी 50% उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आपसे पूछा क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म मैसेस क्यू एंड आर एज ऑन 1/4/2020। तो एक बार देखो बच्चों करते हैं। क्वेश्चन 14, पहले बच्चों हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बाद में बन जाएगी। पार्टनर है बच्चों पी क्यू आर, सबसे पहले बच्चों हमें कैपिटल के बैलेंस लिखने होते हैं शुरू के, तो हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 20,000, 30,000, 20,000, यही इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है ना वैसे करना है। हमने देखा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस नहीं है। इसने पहले कहा लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है। बच्चों अगर 30,000 का 20% करूँ ना तो 6,000, तो हमने लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। सेकंड नंबर पे बच्चों इन्होंने बोला है प्लांट एंड मशीनरी को 30% से कम करना है। 20,000 का 30% किया बच्चों 6,000, कम करने का मतलब लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इन्होंने बच्चों बोला कि जो स्टॉक ऑफ गुड्स है ना उसको हमने वैल्यू किया है 10,000,
जबकि यहाँ 12,000 है, तो स्टॉक को हमें 2,000 से कम करना है। इसके बाद बच्चों इन्होंने कहा है कि एक पुराने ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्डी क्रेडिटर 2,000 टू बी रिटर्न बैक, तो क्रेडिटर को आपको कम कर देना है 2,000 से। तो हमने लिख दिया बच्चों बाय सन्डी क्रेडिटर्स 2,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। आप देखो 11,000 है, 5% करेंगे तो 550। तो बच्चों हमने बना दिया प्रोविजन। तो बच्चों मैंने अभी क्वेश्चन बढ़ती बार आपको बताया है कि जो जेएलपी है उसको हम खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब आपने उसको सरेंडर कर दिया, तो एक ट्रीटमेंट तो सिंपल लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर, तो इनके क्रेडिट में लिख देंगे। और दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, क्योंकि हमें आना दोनों तरीके से चाहिए, खर्चा मान रहे हैं। तो बच्चों मेरे से कोई पूछे कि पार्टनर को क्रेडिट क्यों किया, मैंने कहा इनके लिए इनकम है। आपने कहा अच्छा प्रॉफिट है, तो फिर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में भी तो लिख सकते हैं इसकी बजाय, तो बिल्कुल। तो बच्चों इन्होंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रखा है, तो हम चाहे ऐसे ही कर लें, बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये अमाउंट यहां लिख दिया हमने 7550। बस बच्चों, और इन्होंने जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। अब गुडविल का हमें करना है, इफेक्ट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट 14,000। आप बच्चों सिंपली देखो, पी जो पर्सन रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर 2/7 है, उसको गुडविल के पैसे देने हैं। देंगे कौन, क्यू और आर इन देयर गेनिंग रेशो। तो बच्चों करते हैं, ये नोट के बाद ना, नोट बीच में बना सकते हैं हम लोग, ये नोट के बाद हम लोग जो कैश अकाउंट है और बैलेंस शीट है बना लेंगे। तो हमने यहां लिखा ओल्ड रेशो ऑफ पी क्यू एंड आर 2:3:2, न्यू रेशो ऑफ क्यू एंड आर। इन्होंने ना डिसाइड कर लिया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। तो हमने कैलकुलेट किया क्यूज गेन, नया शेयर 1/2, पुराना 3/7। बच्चों 14 एलसीएम, 7 - 6 1/14। अब आ गए आर के गेन पर, नया 1/2, पुराना 2/7। तो ये बच्चों 7 - 4 3/14। गेनिंग रेशो 1:3। अब अगर हम यहां देखें बच्चों, तो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 14,000, और पीस शेयर ऑफ गुडविल 14,000 का 2/7। बच्चों 4,000, 1:3, 1,000 और 3,000 रुपीज पी, और क्या बोलते हैं 1:3 में अगर बच्चों हम करें तो 1,000 3,000 पी को क्यू और आर देंगे। तो हम यहां लिख देते हैं बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 1,000 3,000, और यहां लिख देंगे 2 पीस कैपिटल अकाउंट बच्चों 1,000 और 3,000। अब इसके बाद टोटल कैपिटल जो कह रहे हैं ना बच्चों, हम पहले रिवैल्यूएशन का हिसाब करना चाहेंगे। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, इसका टोटल है बच्चों 15,550। इसमें से हमने 8,550 लेस कर दिया, 15,550। तो बच्चों 7,000 आ गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। बच्चों इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:2, तो टोटल 7 ही होता है, 2,000 3,000 2,000। साथ के साथ बच्चों कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 3,000 2,000। अब बच्चों जो पी है ना उसकी आप हाफ तो कर दो पेमेंट,
और आधे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और क्यू और आर की कैपिटल 35,000 होनी चाहिए। ये अपना कैश अपने आप ले आएंगे, अगर ज्यादा हुआ तो ले जाएंगे। उम्मीद कम होती है रिटायरमेंट के केस में कैपिटल ज्यादा हो, लेकिन फिर भी बच्चों ये 26,000 बन रहा है, तो 13,000 आपने पे कर दिया, 13,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और रही बात क्यू और आर की, तो एक बार हम लिख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी डिसाइड हुई बच्चों? 70,000। इनकी न्यू रेशो है क्या आपस में? 1:1 न्यू रेशो ऑफ क्यू एंड आर। अब बच्चों आप सिंपली देखो क्यू की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी बनेगी? 70,000 का 1/2 35,000। तो एक बार आप देखना, 33 - 1 32, तो ये बच्चों इसकी 32 कैपिटल है। हम यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। ये बच्चों 3,000 लेकर आएगा। और 22 - 3 19, तो ये 16,000 आर लेकर आएगा। बस बच्चों ये दोनों तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम बना लेते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। इसने कैश अकाउंट नाम दिया है, लेकिन उसमें बैलेंस जो दे रखा है ना बच्चों, कैश एंड बैंक है, तो मतलब वो दोनों के लिए यूज हो जाएगा। और साथ के साथ हम लोग बना देंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले बच्चों इसका बैलेंस, जो ओपनिंग हमारे को दे रखा है 7,000, तो हमने लिख दिया। जो जीएलपी है ना बच्चों, उसके पैसे हमें मिले हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जीएलपी सरेंडर वैल्यू। ये बच्चों हमारी है 7,550। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने पी को पेमेंट की है, ये 13,000, और इन दोनों से पेमेंट मंगवाई है टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 3,000 16,000। बच्चों अब हमने टोटल कर लिया 33,550। इसमें से बच्चों ये लेस कर देते हैं, और तो कुछ है नहीं हमारा, तो ये बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सीडी 20,550। अब इसके बाद बच्चों हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो ये पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प से आसानी से बना लेते हैं बच्चों हम। एज एट 1 अप्रैल 2020, तो आप पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प से नई बैलेंस शीट बनाओगे। सबसे पहले देखो, अगर आप बच्चों पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, तो अब नए वाली लिख दो। 35,000 ईच है क्यू आर। इसके बाद बच्चों पी का लोन अकाउंट कितना बैलेंस है? 13,000। और बच्चों क्रेडिटर 10 के है ना, 2,000 से कम करने थे, तो हमने यहां लिख दिए 8,000। अब इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग को 6,000 से बढ़ाया, तो ये हमने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग 36,000। दूसरे नंबर पे बच्चों प्लांट एंड मशीनरी को हमने कम किया 6,000 से, पहले 20,000 है, तो 14,000। स्टॉक ऑफ गुड्स उसने हमें कहा था 10,000 पे वैल्यू हुआ है, और बच्चों जो डेटर्स है ना, उसके ऊपर हमने 5% प्रोविजन बनाया है 550। और लास्ट वन बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस, जो इन्होंने हमें दे रखा है ना, हमने इसका अकाउंट बनाकर क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूट कर लिया है, वो है 20,550। ये बच्चों कंप्लीटेड। टोटल है हमारा इसका 91,000।
तो क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसर्स टीटी क्लब आर रिलेटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो बच्चों इन्होंने 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020 एक तरह से ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल जिसको आप क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कह सकते हो, और उसके बाद बच्चों सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग और क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग। हमें कहता है बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,75,000, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2,25,000, और अब बच्चों कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बच्चों हमें एडजस्टमेंट करनी आती है, हमें पता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और सब्सक्रिप्शन की हमें ट्रीटमेंट करने आते हैं। दूसरे नंबर पे उसने पूछा है शो आल्सो शो हाउ दीज आइटम वुड अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली चीजें आएंगी। तो एक बार बच्चों सबसे पहले बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम दिखाते हैं कि हम क्या क्या कैसे लिखेंगे। बच्चों आप पहले ये समझो कि इस टाइम पे जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं उसका पर्पस किसी भी तरह से सरप्लस और डेफिसिट निकालना नहीं है। आप कहेंगे क्यों सर, कोई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ा दे रखा है, हमारे को तो सिर्फ 2 आइटम को इसमें दिखाने के लिए कहा है। तो हम बच्चों दिखाते हैं कैसे आएंगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये अब हम निकाल रहे हैं। इसके अंडर आप लिखेंगे सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो आपने पेमेंट की है 2,25,000 पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब बच्चों इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हमें ना परचेज कैलकुलेट करनी होती है। आप मुझे कहते हो 2,20,000 मैंने पे कर दी है और 97,500 मैंने अभी क्रेडिटर्स के देने हैं, तो मैं कहूंगा इसका मतलब आपने परचेज की होगी 3,22,500। लेकिन आप कहते हो कि हमने पहले से तो देने थे 67,500, तो मैं कहूंगा वो लेस कर दो, ओपनिंग क्रेडिटर्स 67,500। तो बच्चों मैं लेस कर रहा हूं, ये मेरा अमाउंट आ रहा है 2,55,000। इसको बोलते हैं हम स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। अब इसमें बच्चों आप ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। आप देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 75,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,12,500। ये हम लेस कर देंगे। $2,17,500। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन पे। तो हमने यहाँ लिखा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। पहले आप बताओ कि जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, उसके बाद फिर हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन बच्चों हमें रिसीव्ड हुआ है 3,75,000। हमें पता है इसमें हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, और ओपनिंग लेस होगा। तो बच्चों हमने क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चों हमारा 16,500 और ओपनिंग है 11,250। बच्चों ये हमने ऐड किया 3,91,500 और उसमें से 3,80,250। अब जो रिसीव्ड इन एडवांस है ना, वो ओपनिंग ऐड होगा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप देखो ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस हमारा कितना है 9,000
और जो बच्चों क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, क्लोजिंग हमारा रिसीव्ड इन एडवांस है बच्चों 5250। तो बच्चों ये हमारा आ गया 3,84,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने शो कर दिया कि इन दोनों आइटम्स को कैसे दिखाएंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। 31 मार्च 2020 मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहां अगर हम देखें बच्चों तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग वाले लिखने हैं आपने, और यहां पर आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ये बच्चों मैं क्लोजिंग वाले फिगर लिख रहा हूं। तो हमारा स्टॉक तो है 1,12,500, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 97,500, सब्सक्रिप्शन ड्यू है हमारा 16,500 और रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग में है 5250। ये कॉलम वाले लिखने हैं आपने। हो गया बच्चों। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर्स का है हमारा। हमें क्वेश्चन में कहता है कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज इक्विटी कैपिटल ₹2 lakh divided into 2000 share 100 each, issued for subscription of 1000 share payable at 25 per share on application, 30 per share on allotment, 20 per share on first call and balance as and when required। बैलेंस में बचते पता है कितने हैं बच्चों? 25 रुपए। लेकिन हम लोग उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है जब जरूरत होगी तब मंगवाएंगे, तो अभी तो नहीं मंगवाए। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब बच्चों ये 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और सबके लिए एप्लीकेशन आ गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू देम, द अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड इन फुल, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him। तो बच्चों 100 शेयर्स पर कॉल्स इन एरियर है और आपके फर्स्ट कॉल के 20 रुपए हैं, तो एक तरह से 2000 रुपीज। और आगे कह रहा है अनदर शेयर होल्डर विद 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। अब बच्चों 50 शेयर्स पर 25 रुपए के हिसाब से हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस है। और अगर आप बच्चों 50 इंटू 25 करोगे तो 1250। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, जिसको सेकंड कॉल आप कहेंगे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1000 शेयर 25 ईच 25,000 लिख देंगे बच्चों। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंट्री बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों अलॉटमेंट 30 रुपीज है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे ही कॉल्स इन एरियर है और वहीं पर फाइनल कॉल के पैसे एडवांस में मिले हैं। तो अलॉटमेंट तक तो जैसे नॉर्मल एंट्री होती है वैसे करनी है। 30,000, 1000 शेयर 30 ईच, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और बच्चों रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अब इसके बाद बच्चों हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की 20 रुपीज है 1000 शेयर्स पर 20,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब बच्चों आपने पता है क्या करना है, आपको पता है कि हमारे 100 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, हमने अभी कंप्यूट कर लिया 20 के हिसाब से 2000 रुपीज कॉल्स इन एरियर है, तो 20,000 में से 2000 नहीं मिले तो मैं कहूंगा 18,000 रह गए बाकी। लेकिन आपने कहा कि 50 शेयर्स वाले ने फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिए हैं, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो गया बच्चों। फर्स्ट कॉल 20,000, उसमें से 2000 मिले नहीं, रह गए 18,000 और इसमें ऐड कर दो कॉल्स इन एडवांस 50 शेयर्स 25 ईच 1250, तो बच्चों ये आ गया 19,250। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 900 शेयर्स 900 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के पैसे मिले हैं एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन 50 शेयर्स। ऐसे करना है बच्चों। हो गया बच्चों ये। अब इससे नेक्स्ट देखो बच्चों, इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इशूड 3,50,000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। ये कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,85,000 डिबेंचर। अब इशू कितना करना चाहते हैं 3,50,000, सारे पैसे एप्लीकेशन पर ही हैं, तो आप समझो ना बच्चों 35,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनके पैसे हमें वापसी करने हैं। डिबेंचर वर अलॉटेड ऑन 7th अप्रैल, excess money refunded on same date. You are required to prepare necessary journal entry including cash transaction in the books of company. तो बच्चों अगर आपको ऐसे दे रखा हो ना, जैसे 3,50,000 है और उसके बाद 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और सारे पैसे एक ही साथ पेएबल है, तो आप क्वेश्चन करती बार यूं कर सकते हैं रुपीज इन लैक्स, कि बार बार हम जीरो की गलती ही नहीं करेंगे और नहीं तो पूरा अमाउंट लिख देंगे। दो ही एंट्री होंगी बच्चों, हमारी सेकंड एंट्री कंपाउंड होगी। आप यहां लिख दो रुपीस इन लैक्स, ठीक है। तो हमने यहां पहली एंट्री की अप्रैल 1 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चों एप्लीकेशन आई हैं 3,85,000 डिवेंचर के लिए 100 ईच, रुपीस इन लैक्स है तो 385। यहां हम लिख देंगे बच्चों डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3,85,000 डिवेंचर्स। लेकिन आपको अलॉट करने कितने हैं 3,50,000 अप्रैल 7 को, बाकियों के पैसे आप वापसी कर देंगे। तो आप लिख दो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये बच्चों 385, यहां पर 350 और ये 35। आप यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट ऑन 3,50,000 डिवेंचर्स।
एंड रिमेनिंग अमाउंट रिफंडेड, बाकी का जो पैसा था वो हमने रिफंड कर दिया बच्चों। ये बच्चों हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीटेड। अब एक बार थियोरेटिकल लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, तो मैं आपको करवा रहा हूं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 थियोरेटिकल है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो बच्चों आपने इसमें क्या लिखना है, ध्यान देना। वैसे तो कोई मतलब जो हमारी अकाउंटिंग अजम्पशन है ऐसा कोई फंडामेंट वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा ICAI है इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की बात की, तो वहां पर बच्चों 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट बताए हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट, और कहा कि ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट कह लो अजम्पशंस हैं। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, एज पर AS1 issued by ICAI, there are 3 fundamental accounting concepts or assumptions which are as follows। तो बच्चों आपकी मर्जी है, आपने उसको डिटेल करना हो तो डिटेल कर सकते हो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बच्चों ये कंसेप्ट ये मानता है कि बिजनेस जो एग्जिस्ट करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, इसलिए हम अपनी फिक्स एसेट को ना ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पर नहीं। इसी कारण से प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं अपनी अकाउंटिंग में। तो आप इवन इसको 2 लाइन में ही लिख देना, इन दिस कंसेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for a long period. It is on this concept that we record fixed assets at their original cost and depreciation is charged on these assets irrespective of their market values। हम जैसे नॉर्मली अकाउंटिंग में यही तो करते हैं। सेकंड है बच्चों हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये पता क्या कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, मेथड हैं, वो सेम रहने चाहिए ईयर टू ईयर। ये नहीं कि एक साल आप मेथड फॉलो करो सर रेट लाइन, अगले साल रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, फिर डेप्रिसिएशन के लिए मशीन आवर रेट मेथड, तो फिर एक साल के अकाउंट्स को दूसरे साल से कंपेयर कैसे करेंगे, वो कंपेरेबल रहेंगे ही नहीं अपने ही बिजनेस में। तो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है। तो आप यहां ऐसे लिखेंगे बच्चों, एज पर दिस कंसेप्ट, एक लाइन में भी आप कंसेप्ट को समझा सकते हैं बस, एज पर दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स शुड रिमेन सेम फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। ये नहीं है कि आप कभी मेथड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रैपिडली नहीं कि आप ईयर टू ईयर हर साल चेंज करते रहे, उससे कंपैरिजन ओवर हो जाता है। और तीसरे नंबर पे बच्चों अक्रूवल कंसेप्ट। आपको पता है अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, हमने सबसे पहले ऊपर थ्योरी में लिखा है। तो हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू हो
तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने सेल कर दी है, सर्विस दे दी है। तो देखो ये कहेंगे हम ऐसे, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू, जिसको आप सेल कहेंगे, इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड, चाहे सामने वाले ने अभी पैसे नहीं दिए, और सर्विसेज आर रेंडर्ड, and it is immaterial whether cash is received or not। आप कोई अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कैश सेल थोड़ा लिखते हैं, आप तो सेल वर्ड लिखते हैं, चाहे आपने उधार पे किया और या कैश में। तो ये अक्रूवल कंसेप्ट ही तो है। इसी तरह से बच्चों सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड in accounting period to which they belongs, उसी पीरियड में लिखने चाहिए। इससे थोड़ा कोई फर्क पड़ता है कि आपने अभी उनको पे नहीं किया, ड्यू हो गए। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो आप ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो हम कहेंगे द फॉलोइंग आर मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों मैं यहां सिर्फ हेडिंग लिखूंगा, वो आप अपने आप एक्सप्लेन कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बातें। सबसे पहले इसका मेन पर्पस होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाए, चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल। क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद आप यूं नहीं कह सकते कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि जो टू साइडेड एरर है वो तो इससे नहीं पता लग सकते, लेकिन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि दोनों साइड हमारी मैच हो गई। तो चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। दूसरे नंबर पे ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि आप अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बेस तैयार कर देते हैं। अदरवाइज आप लेजर से अकाउंट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। हम यहां लिखेंगे बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीसरे नंबर पे बच्चों आप इसका ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं कि एक तरह से लेजर की हमने समरी तैयार कर दी है। तो ये आपके मेन होते हैं बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस बता दो बच्चों। पता है कन्वेंशन किसको बोलते हैं? मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब होता है बच्चों कि जो हम लोग ऐसे मानते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। मतलब एक तरह से मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है, वो एक तरह का कन्वेंशन है बच्चों। हम लोग एक जैसे सोचते हैं, हम नुकसान को बढ़ाकर बताते हैं। तो वो यूं कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, एक्सपेक्टेड है, तो उसको आज का लॉस मानो। लेकिन कोई भी ये हम ह्यूमन बींग सारे एक जैसे सोचते हैं, फ्यूचर का गेन दिख रहा होगा ना, हम उसको तब तक गेन नहीं मानते जब तक वो हमें हो ना हो। अपने नेचर्स ये है हम सब में। तो इस कारण से क्या बन गई? कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन कोई पूछे कैसे बनी, तो आप कहोगे मान्यता है, आप हमारी जगह होगे तो आप भी यही करोगे। तो एक बार बच्चों मैं इसके बारे में लिखवाता हूं कि कन्वेंशन क्या होती हैं हमारी, और ये कौन कौन सी हैं। तीन होती हैं बच्चों कन्वेंशन, डिटेल करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बोलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस based upon custom or generally accepted practice
और आप लिख देंगे फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो बच्चों, 3 होती हैं। पहली, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकंड होती है बच्चों कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। और थर्ड है बच्चों कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसको आप प्रूडेंस भी कह सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों उन्होंने पूछा है कि मशीन आवर रेट मेथड को आप एक्सप्लेन करो। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना। मशीन आवर रेट मेथड, तो हम कहेंगे अंडर दिस मेथड द लाइफ ऑफ मशीन, कि मशीन के रिगार्डिंग कहा है, इज अंडर दिस मेथड द लाइफ ऑफ मशीन इज एस्टिमेटेड इन आवर्स। उसकी ना एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आवर्स में है लाइफ। thus depreciation is calculated डेप्रिसिएशन हम पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट आवरली डेप्रिसिएशन। आप पहले आवरली डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्वेश्चन आता है कि आवरली डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। ये पहला पार्ट कर दिया आपने। इसी में देन मल्टीप्लाई hourly rate of depreciation with number of hours machine worked during the year। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वर्क ड्यूरिंग द ईयर, बस बच्चों इतना लिखना है आपने।